आपके भेजे गए YouTube के ऊपर जो सवाल हैं उनको प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। सुहेल साहब, आपसे पहला सवाल, आपसे पूछा जा रहा है कि नवाज शरीफ बलोच रहनुमाओं से मुलाकातें कर रहे हैं, क्या ये बलोचिस्तान में हालात बेहतर कर सकेंगे? मेरा ख्याल है कि बलूचिस्तान के हालात पे सब सियासी पार्टियों को बैठ के बात करनी चाहिए और सियासत में कितना मुमकिन है वो सारे इक़दाम जो हैं वो करने चाहिए, क्योंकि बलूचिस्तान का मामला बहुत परेशान कुन होता जा रहा है पूरी रियासत के लिए और पूरी सियासी जमातों के लिए। पाकिस्तान की जितनी भी सियासी जमातें हैं या बलूचिस्तान की जितनी भी सियासी जमातें हैं, उनको प्लेटफॉर्म पे बैठ के मेरा ख्याल है कि एक दफ़ा रिव्यू भी करना चाहिए कि जो पाकिस्तान की इस वक्त सियासी पॉलिसी है वो किस हद तक उससे फ़ायदा हो रहा है, किस हद तक नुकसान हो रहा है, और आगे हम पाकिस्तान के रियासत जो है और पाकिस्तान की हुकूमत जो है और बलूचिस्तान की हुकूमत है वो क्या कर सकती है जिससे इस मामले के हल को या कम से कम इस मामले को थोड़ा ठंडा करने के लिए क्या किया जा सकता है फौरी तौर पर, और दूर रस क्या इक़दाम किए जा सकते हैं। पूरी कौमी दानिश जो है वो बरूए कार लाने की ज़रूरत है, क्योंकि खतरात जो हैं वो सबको नज़र आ रहे हैं और ये कहीं ऐसा ना हो कि ये मामला हाथ से निकल जाए। तो इस पे सब बैठ के जो है वो एक मुतफ़िका, जिस तरह दहशतगर्दी पे सब ने बैठे थे और एक लाया अमल बनाया था, इसका एक सियासी पहले हल जो है उस पर पूरा गौर व फिक्र होना चाहिए और उसके ऊपर अमल भी होना चाहिए। सर, इस सब के लिए जो नवाज शरीफ साहब हैं उनका रोल की क्या अहमियत है? देखिए, नवाज शरीफ साहब ने जो माजी में डॉक्टर अब्दुल मालिक को बनाया और अख्तर मैंगल साहब को चीफ मिनिस्टर बनाया, तो ऐसा लगता है कि वो बलूचिस्तान का कोई सियासी हल और वहाँ के जो वो बलूचिस्तान के वो लोग जो सियासी अमल में शरीक हैं उनके साथ वो मुशावरत करते थे या उस तरफ जाना चाहते थे, इसलिए उनकी रेलेवेंस तो है। और डेफिनेटली डॉक्टर मालिक या अख्तर मैंगल या दूसरे लोग शायद उनकी बात सुने जो, और वो किसी की इस वक्त शायद उस किसी की वो इतना क्रेडिबल नहीं समझते कि उसकी बात सुने। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुहेल वड़ाइद साहब। अगला सवाल जी रीमा आपसे खावर अहमद पूछ रहे हैं कि कसूर में मुबैना डांस पार्टी पर छापे के बाद बनाई गई वीडियो जो वायरल हुई उसमें ख़वातीन की शनाख्त ज़ाहिर करना और ज़बरदस्ती चेहरे दिखाने पर सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद हो रही है। क्या पुलिस का ये रवैया कानून, इंसानी वक़ार और प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी नहीं है? क्या सिर्फ अफसरान का मुअत्तल हो जाना इसमें काफ़ी है? अच्छा ना, इसकी इंक्वायरी रिपोर्ट आई है सामने और उसमें बहुत सी और अजीबोगरीब बातें हैं। उसमें यह है कि पुलिस वाले ही इन्वॉल्व थे, उन्होंने रिश्वत लेके ये पार्टी जो है वो अरेंज करवाई। फिर उसके बाद एक पुलिस वाले ही इन्वॉल्व थे जिन्होंने पहले ही खबर कर दी कि रेड होने वाली है। फिर कुछ लोग उस पार्टी से चले गए। फिर पुलिस वाले ही इन्वॉल्व थे जिन्होंने रेड की और वीडियोस बनाई और फिर उन्हें सोशल मीडिया पे डाला और जो आप कह रही हैं वायरल किया। अब इस पे अपेरेंटली क्रिमिनल नौयत की इन्वेस्टिगेशंस भी हो रही हैं और केसेस भी चल रहे हैं। और ये 3-4 चीज़ें हैं इसमें कि आपने एक गैर कानूनी चीज़ की इजाज़त दी, उसको फैसिलिटेट किया, फिर आपने गैर कानूनी तौर पे वीडियोस बनाई, उन्होंने वायरल किया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और आपने पहले ही रेड की आगाही दे दी जो भी ऑर्गेनाइजर्स थे। तो ये आपको दिखाता है, टू बी ऑनेस्ट, एक तो इशू है इसका प्राइवेसी का कि जहाँ यंग लोग होते हैं आपको होता है कि आप उन्हें पब्लिकली शेम करें, उन्हें हरासा करें, उन्हें डराएं धमकाएं, उनकी वीडियोस पब्लिक करें और फिर आप देखें किस तरह की कमेंट्री होती है उन वीडियोस पे। और ये बहुत छोटे बच्चे थे, कॉलेज गोइंग बच्चे लग रहे हैं, कुछ तो शायद माइनर्स होंगे जिनकी वीडियोस आपने उनसे पूछे बगैर, उनके कंसेंट के बगैर, कोई केस साबित हुए बगैर आपने पब्लिक कर दी। तो ये तो इन एनी केस एक वायलेशन है राइट टू प्राइवेसी का, राइट टू लिबर्टी का। लेकिन उसके बाद आप देखें आपने उन बच्चों को कितना वल्नरेबल बना दिया, उनकी शक्लें साफ नजर आ रही हैं और उस पर किस तरह की बात हो रही है। हमारा सोशल प्रॉब्लम भी दिखाता है कि ज्यादातर लोगों ने आउटरेज नहीं हुए कि ये कैसे किसी की
वायलेशन हुई है प्राइवेसी की। वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये पार्टी क्यों हो रही है, लोग इसमें क्यों जाते हैं, ये किसके बच्चे हैं, और उन पे कैरेक्टर असैसिनेशन। तो ये पुलिस का तो रोल इसमें बहुत ही अजीब सा लगता है, हर तरह से वो मुलविस लगते हैं, और आई होप इस इंक्वायरी का कुछ बने आगे। लेकिन सोसाइटी का भी आप रोल देखें कि जब रियासत के नुमाइंदे हैं पुलिस वाले, उनकी तरफ से इस तरह की वायलेशन होती है तो हम विक्टिम्स को ही ब्लेम करते हैं कि वो क्यों गए, वो क्या कर रहे थे, वो किसके बच्चे हैं। सो ये ओवरऑल काफी परेशान कुन वाकया था, एंड आई होप कि अपनी कोई कंक्लूजन की तरफ पहुंचे और कोई बेहतर कंक्लूजन ही हो वो। शहजाद साहब, आपसे पूछा जा रहा है, ये जो अभी मिनरल समिट भी हो रहा है और बड़ा इस वक्त हम देख रहे हैं टीवी के ऊपर एक मौजू बना हुआ है, बैरिक के जो सीईओ हैं उन्होंने दावा किया है कि रेकोडेक मंसूबा पाकिस्तान को आलमी माइनिंग नक्शे पर लाएगा। क्या रेकोडेक मंसूबा वाकई पाकिस्तान को आलमी सतह पर मादनियात के शोबे में नुमाया मकाम दिला सकेगा? जी देखें, एक अरसे से पाकिस्तान के बारे में बात की गई है कि हमारे पास मिनरल्स जो हैं वो बेतहाशा हैं, साइज बहुत है, वैल्यू बहुत है, चाहे कोल हो, कॉपर हो, गोल्ड हो, इसमें हम बहुत अमीर हैं। लेकिन ये एक जेन्युइन सवाल है जो हमें हैसियत पाकिस्तानी हम पूछते हैं कि अगर इतने मिनरल्स हैं तो आज तक पाकिस्तान उससे फायदा क्यों नहीं उठा सका है, और क्यों हम IMF के पास $1-1 बिलियन साल के लिए जाते हैं लेने के लिए। और उस दिन वजीर आजम साहब ने भी कहा कि बड़े मिनरल्स हैं। तो आई थिंक इसकी जो एक्सट्रैक्शन है या कोई प्रॉपर माइनिंग कभी की नहीं गई है। ये जो रेकोडेक वाला मामला है 2000 के बाद शुरू हुआ था, सारा कुछ हो गया था, लेकिन इसके बाद लिटिगेशन में ये मामला 10-12 साल पड़ा रहा। पाकिस्तान के ऊपर $5.9 बिलियन की पेनल्टी थी, फिर इमरान खान के दौर में इसको दोबारा रीनेगोशिएट किया गया, और अब ऐसा लग रहा है कि ये जो मामलात हैं इस प्रोजेक्ट के वो ऑन ट्रैक हैं। लिटिगेशन खत्म हो चुकी है, डिसाइड हो चुका है कि किसको कितना शेयर होगा, और उम्मीदें की जा रही है। मैंने क्योंकि चीफ एग्जीक्यूटिव जो इनके हैं बैरिक गोल्ड के, उनका इंटरव्यू भी किया, तो वो कह रहे हैं कि वाकई इसमें पोटेंशियल है, $70 बिलियन तक का है अगर इसको पूरे प्रॉपर्ली यूटिलाइज किया जाए। जो इसके कैश फ्लोज हैं वो ये बताते हैं कि अगर इसको फुली यूटिलाइज किया गया तो पाकिस्तान को तकरीबन $1 बिलियन मिल सकता है इससे सालाना, आगे जाकर, इनिशियल फेज में तो नहीं, जिसमें आधा ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का होगा, बाकी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा होगा। तो इसका पोटेंशियल तो है, लेकिन अब लेट्स सी इसमें आगे क्या उसी पेशरफ्त तेजी से बढ़ा जाता है या नहीं, क्योंकि बलूचिस्तान में एक सिक्योरिटी का तो बहरहाल कंसर्न है, लेकिन दे आर ऑल्सो होपफुल कि क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए भी इतना अहम प्रोजेक्ट है तो इसमें सिक्योरिटी जो है वो हुकूमत भी उसको मेक श्योर करेगी। पाक फौज ने भी कहा है कि वो इसको अश्योर करेंगे कि सिक्योरिटी इस एरिया में खासतौर पर अच्छी हो। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो बलूचिस्तान के लोग हैं उनका इसमें फायदा होना चाहिए, जो लोकल कम्युनिटी है, चाहे उनके लिए जॉब क्रिएशन हो, दूसरे जो भी बेनिफिट इस प्रोजेक्ट के हो वो उन तक पहुंचने चाहिए। माली वसाइल जो मिले बलूचिस्तान को वो प्रॉपर्ली उन पे यूटिलाइज होने चाहिए। तो मेरे ख्याल से हम बहुत जल्दी कर देते हैं ये कहते हुए कि ये गेम चेंजर है। सीपैक के हवाले से कहा गया गेम चेंजर है। आज वही सीपैक के पावर प्लांट्स जो है वो हमें बड़े महंगे लगते हैं, उसकी अदायगी हम कर रहे हैं। तो अब इस प्रोजेक्ट को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, यहाँ से क्या जो डेडलाइंस है वो मीट की जाएंगी, ये मेरे ख्याल से बड़ा इंपॉर्टेंट है। हो जाएगी, फुली यूटिलाइज हो जाएगा तो पाकिस्तान के लिए इसमें अच्छा खासा फायदा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद। अगला सवाल सलीम साहब आपके लिए। आपसे पूछा जा रहा है कि तालिबान के पास अमरीकी साख्ता जदीद मिसाइल्स की मौजूदगी की इत्तलात हैं, जबकि बगराम एयरबेस पर अमरीकी इंटेलिजेंस की मुमकिन वापसी की खबरें भी हैं। क्या तालिबान का अमरीकी हथियार हासिल करना और अफगानिस्तान में अमरीकी इंटेलिजेंस की दोबारा सरगर्मी से खित्ते में असरात मुरतब हो सकते हैं, और वो क्या असरात हो सकते हैं? नहीं, एक तो जो मेरी इत्तला है तो वो जो लोग हैं अमेरिकन अफ़गानिस्तान में वो इस मकसद के लिए नहीं हैं और वो काफ़ी अरसे से हैं वहाँ पे। और दूसरा अभी अगर अमरीकी इन हथियारों को वापस करना चाहेंगे भी तो वो नहीं कर सकेंगे। मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि इसके लिए अमरीकी दोबारा अपने फुटप्रिंट के ज़रिए यहाँ पे नहीं आ सकते, अपने बूट मैदान में नहीं उतार सकते, और सफारतकारी के ज़रिए ये मुमकिन नहीं है कि आप ये हथियार, क्योंकि वो तालिबान के अपने स्टेट की दिफा के लिए अब वो उनको इस्तेमाल किया जा रहा है या उनको उस तरीके से फिट कर दिया गया है। तो मुझे नहीं लगता कि तालिबान इस पर कोई कंप्रोमाइज़ करेंगे और उनको ये हथियार वापस देंगे। अच्छा सर, ये जो इत्तलात हैं आपकी भी आज़ाद चैनल से बड़ी वो है सोर्सेज हैं, क्या आप समझते हैं कि ये इत्तलात दुरुस्त हैं और पाकिस्तान में भी तालिबान जो हैं उनसे मुतल्लिक कुछ दावे किए जा रहे थे, क्या वो दावे उनमें कोई हकीकत है?
नहीं, मैं पर्सन इस पे कोई तहकीक तो मैंने नहीं की है, ठीक है, लेकिन पॉसिबल भी हो सकता है कि जो अमेरिकियों ने हथियार छोड़े हैं तो उसमें एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल भी हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलीम साफ़ी साहब। और आप लोगों के लिए एक बार फिर से रिमाइंडर कि आप लोग हमें इसी तरह से यूट्यूब के ऊपर अपने सवालात भेजते रहें। दोबारा से बता दें, आपको हमारी एपिसोड जो अपलोड होती है उसके नीचे जाना है, अपने सवालात भेजने, हम उनको प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। इट कैन बी एनीथिंग, ज़रूरी नहीं है सियासी हो, किसी भी शोबे से रिलेटेड। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो हमें लिख भेजिए।